हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अहमद और आप लोग देख रहे हैं शैडो ऑफ केमिस्ट्री। आज हम लोग अपने इस लेक्चर में एक और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को डील करेंगे और उसका नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को एक वर्ड में समझते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट का घट जाना, यानी जब कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किसी भी सॉल्वेंट में मिलकर एक सॉल्यूशन बनता है तो उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। यानी उसको फ्रीज करने के लिए उस सॉल्यूशन को हम लोग को टेम्परेचर और पीछे लेके जाना पड़ेगा और घटाना पड़ेगा। वो ऐसा क्यों होता है उसको हम लोग समझते हैं। उससे पहले हम लोगों को जानना होगा कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होती है। फ्रीजिंग पॉइंट की बेहतरीन डेफिनेशन ये है, इसको ऐसे समझते हैं कि किसी एक लिक्विड का या सॉल्यूशन का लिक्विड स्टेट में जो वेपर प्रेशर होगी, अगर उसी लिक्विड या सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉलिड स्टेट में जो होगी, अगर दोनों एक दूसरे की जब इक्वल हो जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर यानी किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर उस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इक्वल हो जाता है तो उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है कि जब किसी लिक्विड का या सॉल्यूशन का लिक्विड स्टेट में वेपर प्रेशर उसके सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के इक्वल होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। डेफिनेशन देखें आपके सामने लिखी है, इट इज ए टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड और सॉल्यूशन एट व्हिच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट बिकम इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट। क्या कहते हैं, जब लिक्विड स्टेट की वेपर प्रेशर सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाती है तो उस टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। यहां तक बात क्लियर हुई। अब देखें क्या होता है कि जब कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो ये फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। जैसे यहां पे देखें अगर हम लोग तो कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ये है, हम लोग जानते हैं जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो क्या होता है, वेपर प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, डिक्रीज। जब वेपर प्रेशर कम बनेगी उसकी लिक्विड स्टेट की तो उसके सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर तक पहुंचने के लिए ठीक है टेम्परेचर घटाना पड़ेगा, इसीलिए वो ऐसा हो जाता है। अभी हम लोग उसको एक ग्राफ से समझते हैं, ठीक है, ग्राफ से समझते हैं, उसके बाद अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, दिखाने की मैं कोशिश करूंगा, आप लोग वहां से भी समझ जाइएगा कि कैसे ये होता है। अभी हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। देखें जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाती है, इतनी बात हम लोग को मालूम है। अब एक ग्राफ प्लॉट करते हैं वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के, जैसे हम लोगों ने कल के लेक्चर में देखा था। इस साइड टेम्परेचर और इस साइड हम लोग वेपर प्रेशर को अप्लाई करते हैं। अब देखें हम लोग जानते हैं कि प्योर फॉर्म में किसी भी सॉल्वेंट के प्योर फॉर्म का जो प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है, वो कुछ उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, यानी ऊपर होगा, और जो सॉल्यूशन का होगा वो नीचे की साइड होगा, कुछ यहां होगा, और जो सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर होता है वो कुछ यहां से स्टार्ट होगा और ऐसे होगा। ये सॉलिड स्टेट का है, इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर दे रहा हूं ताकि वो एक पर्टिकुलर कंडीशन पे आ सके। ठीक, अभी यहां तक रहने दीजिए। अब देखें ये क्या है, ये लिक्विड स्टेट है, किसकी है, प्योर सॉल्वेंट की है, और ये क्या है, सॉल्यूशन का है। सॉल्यूशन किस फेज में, लिक्विड फेज में, तो ये भी लिक्विड स्टेट होगा। और ये क्या है, और ये है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट का प्लॉट ये होगा ग्राफ। अब इसको अगर हम लोग थोड़ा पीछे की साइड लेके आए तो ये कहीं यहां पे टच कर रहा है, ठीक है ना। अब देखें हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि जब लिक्विड स्टेट का और सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है तो उसको वो हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं।
इसको यहाँ पे देखें किस टेम्परेचर पे ये आता है, ये यहाँ इस टेम्परेचर पर टच किया, ये प्योर स्टेट में है तो हम लोग इसको TF0 कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखें ये TF0 और इसको देखें ये कुछ इस पोजीशन पे इस टेम्परेचर पे आता है, इसको हम लोग कर देते हैं TS, ठीक है। अब देखें ये जो टेम्परेचर है ये पहले आएगा, ये टेम्परेचर यानी कि प्योर लिक्विड का जो सॉल्वेंट है उसका टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट का वो ज्यादा है और सॉल्यूशन का कम होगा, तो यही जो डिफरेंस आता है इनके बीच का इसी को हम लोग डेल्टा TF बोलते हैं या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। यहां से बात क्लियर हो? क्या हुआ कि सॉल्यूशन वाले को हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट यहां से किया, इसको बैक साइड से लेके आके यहां पे टच कराएंगे सॉलिड स्टेट में, उसके बाद उसको हम लोग टेम्परेचर एक्सिस पे लेके आएंगे, जहां पे टच करेगा वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा। उसी तरीके से इस प्योर लिक्विड का जिस टेम्परेचर पर टच होगा, अब इन्हीं के बीच में जो डिफरेंस आता है प्योर, देखिए डिफरेंस किसके बीच में है, प्योर सॉल्वेंट की फ्रीजिंग पॉइंट और सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों ने ऐसे समझ लिया, अब हम लोग एक और तरीके से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक लिक्विड है जो वाटर है, ठीक है, उसको हम लोग, ये वाटर है, उसको हम लोग फ्रीज करना स्टार्ट किए, तो क्या होगा, एक टेम्परेचर ऐसा आएगा वो उस पे फ्रीज हो जाएगा। तो क्या होगा, जो टेम्परेचर आएगा मान लो कि वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होने लगा, स्टार्ट हो गया। ये कोई लिक्विड है, वाटर ले लें, जो भी ले लें। अब इसी में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दें। जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देंगे तो उसके पार्टिकल क्या होंगे, वो सॉलिड स्टेट में थे, तो वो कहीं कहीं पे आके उसको अरेंज होने में, यानी एक अच्छे कॉम्पैक्ट फैशन में अरेंज होने में वो डिस्टरबेंस पैदा करेंगे उस टेम्परेचर पे। तो उस डिस्टरबेंस को कम करने के लिए वो क्या होता है, अपने टेम्परेचर को पीछे लेके आते हैं, तो उससे वो उस कम टेम्परेचर पे जाके फ्रीज होते हैं। इसीलिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं कि टेम्परेचर कम करने पर फ्रीज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन लिख ले, उसके बाद इसका डेरिवेशन करते हैं कि क्यों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। डिफरेंस बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यानी प्योर सॉल्वेंट का जो डिप्रेशन है, जो फ्रीजिंग पॉइंट है, और जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा TF या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए अब इसके बारे में कुछ लॉज हैं, हम लोग को लॉज नहीं पढ़ना है। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग डेल्टा TF से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी, किसके, मोलैलिटी। देखिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी यही था। अब क्या होगा, डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसका मोलैलिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कैसा होगा, नॉन वोलेटाइल होगा, वो यहां लिख दीजिएगा, नॉन वोलेटाइल। और यहां पे देखें वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये अब देखिए यहां से ये बात प्रूफ हो गई कि ये जो प्रॉपर्टी है वो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब यहां से एक देखें, और डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m है। अब अगर इसमें हम लोग प्रोपोर्शनलिटी हटाएं, एक कोई कांस्टेंट लगाएं, तो हो गया KF into m। ये एक फार्मूला बन गया। इस KF को हम लोग एक पर्टिकुलर नेम देते हैं, इसके बारे में डील करते हैं। उससे पहले आप लोग इसको, यहां से इसके F को क्या बोलते हैं, इसके F को बोलते हैं मोलर डिप्रेशन
कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ऐसे ही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में देखा होगा, इसको बोलते थे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। एक अब देखें, इसका एक और सा नाम है जो काफी फेमस है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ये बहुत पूछा जाता है। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इसका कांस्टेंट है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का कांस्टेंट का नाम जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दे दिया जाता है, उसके बाद वहां से पूछ लिया जाता है। बात क्लियर है? अब देखें, अब इसको अगर डिफाइन करने को कहा जाए कि Kf को यानी क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट को डिफाइन करो, तो कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए फार्मूला क्या था? डेल्टा Tf इक्वल टू Kf इनटू m। अगर हम मान लें कि मोलैलिटी किसी भी सॉल्यूशन की मोलैलिटी लिखनी है, मोलैलिटी 1, तो क्या हो जाएगा? डेल्टा Tf इक्वल टू Kf। या इस तरीके से एक तरीका और है कि m इक्वल टू क्या होता है? n यानी मोल ऑफ सॉल्यूट। फार्मूला क्या है? पीछे देख लीजिएगा, वहां पे लिखा है मोल ऑफ सॉल्यूट इनटू मास या वेट करते हैं, तो क्या होगा? वेट, ये अगर मान लें कि जो वेट है वो 1 kg है और जो n इक्वल टू है 1 मोल है सॉल्यूट का, तब क्या बनेगा कि हम लोग कह सकते हैं तब p पर 1 आ जाएगा, डेल्टा Tf इक्वल टू Kf हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं कि जब किसी भी सॉल्यूशन की मोलैलिटी 1 होती है, तब डिप्रेशन इंक्रीजिंग पॉइंट या डिप्रेशन इंक्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। या दूसरे वर्ड में इस तरह डिफाइन करें कि जब किसी भी सॉल्यूशन के 1 मोल सॉल्यूट 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो, तो उस सॉल्यूशन की डिप्रेशन इंक्रीजिंग पॉइंट किसके? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के इक्वल होता है। अभी मैं डिफिनेशन लिख देता हूं, आप लोग वहां से समझ लीजिएगा। अब इसकी अगर कहा जाए कि इसकी यूनिट क्या होती है, यानी Kf की जो यूनिट है वो क्या होगी, तो यहां से देखें यूनिट क्या होगी। ये इसको हम लोग टेंपरेचर को किसमें करेंगे? फार्मूला देख लें एक बार फिर, डेल्टा Tf इक्वल टू Kf इनटू m। ठीक है, अब यहां पे देखें, इसको हम लोग इस साइड लेके जाएं तो डेल्टा Tf इज अपॉन मोलैलिटी, तो इसकी यूनिट है टेंपरेचर को हम लोग किसमें रिप्रेजेंट करते हैं? केल्विन में। ठीक है, तो केल्विन पर मोलैलिटी। किसी किसी बुक में लिखा होता है मोलैलिटी की भी एक लिख दिया जाता है, तो यहां से देख ले मोलैलिटी क्या होती है? m इज इक्वल टू n यानी मोल अपॉन kg ये होती है। अब इसकी वैल्यू हम लोग यहां पे पुट कर दें, केल्विन अपॉन मोल अपॉन kg, इसको ऊपर लेके जाएं तो केल्विन डॉट kg अपॉन मोल, एक यूनिट ये भी आ गई है ना। अभी मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी डेफिनेशन लिख दूंगा कि क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की डेफिनेशन जो हम लोगों ने यहाँ पे प्रूफ की है, इसको मैं लिख दूंगा, आप लोग वहां से लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यहां से आज जो हमारा लेक्चर था वो ये था कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है, उसको हम लोगों ने ग्राफ से समझ लिया और उसको हम लोगों ने इसमें इस लेक्चर में क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होता है इसको भी समझ लिया। अब अगले लेक्चर में हम लोग समझेंगे ऑस्मोसिस क्या होती है, डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, और ये ऑस्मोसिस कैसे एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसको डिस्कस करेंगे। तो जो अगला लेक्चर होगा वो बहुत ही मजेदार होने वाला है। ठीक है, आई होप आप लोगों को डिप्रेशन इंक्रीजिंग पॉइंट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।